फ्रेंड्स, वेलकम टू इंसेंटिव क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है सम्राट अशोक के बारे में। गाइस, कल का भी हमारा टॉपिक सम्राट अशोक के बारे में था, लेकिन हम लोगों ने कल के टॉपिक में उनका प्रारंभिक जीवन स्टार्ट किया था और उसके बारे में बताया था। लेकिन आज के टॉपिक में हम लोग अशोक ने अपने अभिलेखों में क्या कहा और उनके समय में उनके साम्राज्य में कुछ इम्पोर्टेंट्स जो बातें हैं वो आज के वीडियो में हम लोग कवर करते हैं। ओके गाइस, तो आइए बात करते हैं हम लोग सम्राट अशोक के बारे में। तो देखिए, बड़े पैमाने पर प्रजा से संवाद किया इन्होंने। देखिए, जब अशोक का साम्राज्य विस्तार हो ही चुका था पहले, और जब इन्होंने कलिंग युद्ध किया था 261 ईस्वी में, तब भी इन्हें एक बौद्ध भिक्षु जिसका नाम था उपगुप्त, उसने इन्हें शिक्षा दी, इन्हें दीक्षा दी, और उसी ने कहा इन्हें कि ये सब करने से कोई फायदा नहीं है। और उसी के बाद ये भी बौद्ध धर्म को मानने लगे और उसी का प्रसार करने लगे गाइस। तो इन्होंने ही अपने साम्राज्य में अपने प्रजा से बहुत ही ज़्यादा बड़े लेवल पे संवाद किया, बहुत संवाद किया इन्होंने। उसी को यहाँ बताया गया है कि जो पहला ऐसा राजा था अशोक, चक्रवर्ती अशोक सम्राट पहला ऐसा राजा था जिसने प्रजा से डायरेक्ट संवाद किया। ठीक है, किसके माध्यम से किया संवाद? तो गाइस, अपने अभिलेखों के माध्यम से अशोक ने प्रजा से संवाद किया। ओके, तो अब बात करेंगे 45 स्थलों पर अभिलेख मिलते हैं। गाइस, अशोक के जो अभिलेख हैं वो हम लोगों को कई स्थल पर मिलते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने कुल देखा कि यहाँ पर 45 स्थलों पर टोटल जो है 45 स्थलों पे हम लोगों को अशोक के शिलालेख मिलते हैं। जो अशोक के हम लोगों को शिलालेख मिले हैं, अभिलेख मिले हैं, स्तंभ लेख मिले हैं गाइस, उनकी जो भाषा है वो उनकी भाषा प्राकृत भाषा है। ठीक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपको इसे बहुत ज़्यादा याद रखना है। बिल्कुल माइंड में फिट कर लीजिए कि कौन सी भाषा में अभिलेख मिले हैं, कौन सी भाषा है उनकी, तो वो है प्राकृत। ठीक है, मैं खुद भी जो है पहले अगर आपके बोर्ड में यहाँ पर कुछ भी लिखती हूँ तो उसको 2-3 जगह से कवर कर लेती हूँ, और उसको जो क्वेश्चंस लास्ट ईयर आए हुए होते हैं उनको भी मैं पहले देख लेती हूँ और कुछ इम्पोर्टेंट इसमें लिखती हूँ। तो आपको अगर जो मैं बताती हूँ कि जो इम्पोर्टेंट है उसे आप याद रखिए, तो गाइज आप उसे सुना करिए और उस पर ध्यान दिया करिए। ठीक है, तो गाइज यहाँ पर जो ये भाषा है, इनके अभिलेखों की भाषा है प्राकृत। ठीक है, और जो लिपियां लिखी हैं, किस लिपि में लिखा गया है, तो टोटल मैंने आपको कल ही बताया था 4 लिपियां हैं। ठीक है, जिसमें इनके अभिलेख मिलते हैं। वो लिपियां कौन कौन सी है? खरोष्ठी है, अरमाइक है, ब्राह्मी है और ग्रीक है। ठीक है, ये 4 लिपियां हैं। अब इन लिपियों के बारे में बात करेंगे तो देखिए, जो अरमाइक और ग्रीक भाषा में जो हम लोगों को अभिलेख मिलते हैं वो हम लोगों को मिलते हैं अफगानिस्तान के साइड से। ठीक है, अफगानिस्तान के साइड में हम लोगों को जो अभिलेख मिलते हैं वो अरमाइक और ग्रीक भाषा में मिलते हैं। भारत में हम लोगों को जितने भी अभिलेख मिले हैं गाइस, वो सारे ही सारे ब्राह्मी भाषा में है। किस भाषा में है? भारत वाले सारे ब्राह्मी भाषा में है। और जो पाकिस्तान, जो कि उस समय में बात करेंगे जब हम लोग खरोष्ठी की, तो जो पाकिस्तान का हम लोगों का क्षेत्र है जो उस समय में तक्षशिला कहलाता था। ठीक है, तो वहाँ पर जो हम लोगों को अभिलेख मिले हैं वो मिले हैं सारे खरोष्ठी भाषा में। ये मैं आपको कल भी बता चुकी हूँ, लेकिन ये इम्पोर्टेंट है इसलिए मैंने यहाँ पर भी आपको एक बार रिपीट कर दिया है। ओके गाइस, अब बात करेंगे जो जितने भी अभिलेख मिले हैं उन तो सबको जो है 3 पार्टों में डिवाइड किया गया है। वो 3 पार्ट है अभिलेखों के: शिलालेख, स्तंभ लेख और गुहा लेख। ठीक है, शिलालेख मतलब वही होता है पत्थरों पे जो लेख लिखा जाता है उसे बोलते हैं शिलालेख। स्तंभ लेख, स्तंभ पे जो लिखे जाते हैं उसे बोलते हैं स्तंभ लेख। और गुहा लेख मतलब गुफाओं में जो लेख लिखे जाते हैं उसे बोलते हैं गुहा लेख। ठीक है, तो इनको 3 भागों में डिवाइड किया गया है। और जो शिलालेख है तो 1750 ईस्वी में, ठीक है, 1750 ईस्वी, इसे भी आप याद रखेंगे बिल्कुल कि जो 1750 ईस्वी है इसी में पदेट्री फैंथलर, ठीक है, क्या नाम है गाइस? पदेट्री फैंथलर। पदेट्री फैंथलर ने ही इस शिलालेखों की खोज की थी और टोटल 14 अभिलेख अभी तक मिल चुके हैं। ठीक है, 14 शिलालेख जो है मिले हैं अशोक के, और सबसे पहले जो खोज की गई थी वो पदेट्री फैंथलर के द्वारा की गई थी, 1750 ईस्वी में की गई थी।
इसे भी आप याद रखेंगे। उसके बाद बात करेंगे अभिलेखों को पढ़ने की सफलता। इनका नाम तो वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे कि 1837 ईस्वी में, ठीक है, 1837 ईस्वी में सबसे पहली बार अभिलेखों को पढ़ने का श्रेय किसे मिला था या कौन पढ़ पाया था, तो जेम्स प्रीसेप, ठीक है, जेम्स प्रीसेप ने ही सबसे पहले अभिलेखों को पढ़ा था, ठीक है। उन्हें ये भाषा समझ में आई थी और उन्होंने पढ़ के सुनाया। ये पढ़ने का श्रेय जो किसे जाता है, ये जाता है जेम्स प्रीसेप को। इनका नाम गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम्स में मोस्टली पूछा जाता है, ठीक है, तो आप इसे भी याद रखिएगा। तो ये थोड़ा पार्ट ये हम लोगों का कवर हो जाता है। अब अभिलेखों की बात करेंगे तो और शिलालेखों की, तो टोटल 14 शिलालेख मिलते हैं, ठीक है। स्तंभलेख भी 6 मिलते हैं, स्तंभलेख, ठीक है, टोटल होते हैं 7 है लेकिन 6 जगह पर मिलते हैं, ठीक है। तो ये सब हो गए गुहा लेख, जो गुहा के बारे में मतलब गुफाओं के बारे में मैंने बताया था आपको कल ही कि इन्होंने 4 गुफाएं बनवाई थी। कहाँ पर बनाई थी, बराबर की पहाड़ी पर बनवाई थी, ठीक है, तो पहले वीडियो में बता चुकी हूँ। तो अब बात करेंगे सबसे पहले शिलालेख की। तो गाइस शिलालेख जो है वो 14 शिलालेख अभी तक इनके मिल चुके हैं, ठीक है। कितने मिले हैं, 14 शिलालेख मिले हैं। वो 14 शिलालेखों में किसी न किसी में कुछ इम्पोर्टेंट बातें, ठीक है, उन्होंने अपने राज्य को समझाने के लिए या संवाद करने के लिए, ठीक है, प्रजा तक अपनी बात को पहुंचाने के लिए जो कुछ भी शिला पे जो है लिखा गया था उसी को शिलालेख बोलते हैं। टोटल 14 शिलालेख मिल चुके हैं गाइस। तो देखिए जो शिलालेख है उसमें क्या क्या कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं, ठीक है। इनसे भी क्वेश्चन पुट अप होता है कि पहले शिलालेख में उन्होंने क्या बताया है, दूसरे शिलालेख में क्या बताया है, 13वें शिलालेख में क्या बताया था। तो ये सब जो छोटी छोटी बातें हैं ये कहीं से भी यूपीएससी या फिर और भी अदर एग्जाम्स हैं वो कहीं से भी पुट अप हो सकते हैं, ठीक है। तो मैं ये शिलालेख के बारे में थोड़ा आपको बता देती हूँ, ज़्यादा आपको इसके बारे में नहीं पूछा जाता, लेकिन फिर भी कुछ जो इम्पोर्टेंट है वो भी इसमें कवर हो जाएंगे और आपको थोड़ा अशोक के बारे में पता भी चल जाएगा कि उनकी मेंटेलिटी क्या थी, वो कैसे थे, किस तरह से उन्होंने शिलालेख में क्या क्या लिखवाया, ठीक है, तो आपको ये पता चल जाएगा। आइए बात करते हैं यहाँ पर शिलालेख की। तो गाइस जो पहला शिलालेख था, ठीक है, यहाँ पर मैंने पॉइंट्स डाल दिए डायरेक्ट, यहाँ पर पहला शिलालेख और दूसरा शिलालेख नहीं लिखा है, ठीक है। तो जो फर्स्ट शिलालेख है उसमें इन्होंने पशु बलि निंदा की है, ठीक है। पशु बलि मतलब कि जानवरों की हत्या करी जाती थी, जो उसी को बोला गया है पशु बलि निंदा, ठीक है। सेकंड जो है वो है हमारा मनुष्य और पशु के चिकित्सा से संबंधित, ठीक है। मनुष्य व पशु दोनों की चिकित्सा व्यवस्था के लिए जो शिलालेख बनाया गया है उसका वर्णन जो किया गया है वो इनके दूसरे शिलालेख में, ठीक है, जिसमें मनुष्य व पशु दोनों की चिकित्सा प्रणाली के बारे में बात की गई है। जो थर्ड शिलालेख है गाइस उसमें जो इनके राजकीय अधिकारी होते थे, अधिकारियों को ये आदेश दिया जाता था कि आप हर 5 वर्ष में अपने प्रजा का दौरा करिए, ठीक है, प्रजा तक जाइए और उनसे बातें करिए, ठीक है। प्रजा का दौरा करने के लिए ही ये जो 5वां शिलालेख है इसमें वर्णन किया गया है, ठीक है, कि वो जो राजकीय अधिकारी हैं उनको ये आदेश दिया गया है कि वो 5वें वर्ष हर 5वें वर्ष जनता तक जाके उसका दौरा करें, ठीक है। और उसमें कुछ धार्मिक नियमों का भी उल्लेख किया गया है। धार्मिक नियमों का उल्लेख कहाँ पर मिलता है, तो गाइस तीसरे शिलालेख में इनके मिलता है। ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, आप याद रखिएगा। बात करेंगे फोर्थ शिलालेख की, तो ठीक है, भोरी घोष और धम्म घोष की व्याख्या किसमें की गई है, ये फोर्थ शिलालेख में की गई है। ये कुछ ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, अभी तक कहीं पर भी पूछा नहीं गया है, आगे का कुछ भी बता नहीं सकते हैं, ठीक है। फिफ्थ शिलालेख है, ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। फिफ्थ शिलालेख जिसमें धम्म महामात्रों की नियुक्ति के बारे में वर्णन किया गया, ठीक है। धम्म महामात्रों की नियुक्ति जो की जाती थी उनका वर्णन किया गया है 5वें शिलालेख में। ये हमने अपनी पहली वीडियो में भी बताया था कि जो महामात्रों की नियुक्ति की जाती थी उसका वर्णन 5वें शिलालेख में, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग छठे नंबर की, छठे शिलालेख की। तो इसमें आत्मनियंत्रण के बारे में बताया गया, ठीक है, कि खुद को नियंत्रित कैसे करना है, आत्मनियंत्रण।
नियंत्रण। ठीक है, तो आत्म नियंत्रण के बारे में बताया है छठे शिलालेख में, ये भी अभी तक आया नहीं है। बस आप अपनी जानकारी के लिए याद रखिए, आगे कौन से एग्जाम्स में पूछा जाए ये तो नहीं बता सकते ना। तो आत्म नियंत्रण के बारे में छठे शिलालेख में बताया गया है। सातवें शिलालेख की बात करेंगे तो जो सातवां शिलालेख है और आठवां शिलालेख है ये दोनों कंबाइंड है। या तो आप ये समझ लीजिए कि सातवें और आठवें शिलालेख दोनों में ही तीर्थ यात्राओं का वर्णन है। ठीक है, जब अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया, अपनाने के बाद वो जहां पर भी उन्होंने तीर्थ यात्राएं की, ठीक है, उन तीर्थ यात्राओं का सारा वर्णन कहाँ मिलता है? वो मिलता है सातवें और आठवें शिलालेख में। ठीक है, अशोक के तीर्थ यात्राओं का उल्लेख। बात करेंगे नवें शिलालेख की तो गाइस सच्ची भेंटें व सच्चे शिष्टाचार का जो उल्लेख मिलता है वो अशोक के नवें शिलालेख में मिलता है। ये भी नहीं पूछा गया है, आपको ये याद रखना है। ठीक है, 7th और 8th वाला जिसमें तीर्थ यात्राओं का उल्लेख है ये इम्पोर्टेंट है, ये याद रखिएगा। ठीक है, और 10वें जो अभिलेख है शिलालेख उसमें आदेश दिया गया है कि जो राजा है, राजा और उच्च अधिकारी, हमेशा जो राजा है और उच्च अधिकारी है वो प्रजा के हित के बारे में सोचे। ठीक है, प्रजा के हित के बारे में ही सोचे। ये वर्णन कहाँ मिलता है? ये 10वें शिलालेख में मिलता है। ठीक है, जिसमें अशोक ने आदेश दिया है कि जितने भी राजा हो और हमेशा प्रजा के हित में सोचे। ठीक है, राजा और जितने भी उच्च अधिकारी हैं वो प्रजा के हित में सोचे। ठीक है, ये 10वें में है। बात करेंगे 11वें की तो 11वें में धम्म की व्याख्या की गई है। ठीक है, धम्म की व्याख्या 11वें में की गई है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखिएगा। धम्म की व्याख्या 11वें शिलालेख में। ठीक है गाइस, बात करेंगे 12वें शिलालेख की तो 12वें शिलालेख में स्त्री महामात्रों की नियुक्ति के बारे में बात की गई है, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है। 13वां शिलालेख ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 13 नंबर। ठीक है, 13वां शिलालेख ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है, ये इसलिए क्योंकि इसमें कलिंग विजय के बारे में व्याख्या की गई है, उसके बारे में बताया गया है। और गाइस आप जानते ही हैं कि जो कलिंग विजय हुई थी, कलिंग का युद्ध हुआ था, वो अशोक के जीवन में कितना इम्पोर्टेंट रोल रखता है और उसी युद्ध के बाद ही अशोक की पूरी लाइफ चेंज हो गई। ठीक है, युद्ध करना छोड़ दिया। ठीक है, तो ये कलिंग जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, ये आप याद रखिएगा। ये 13वें शिलालेख में इसका वर्णन मिलता है। 14वें शिलालेख में धार्मिक जीवन बिताने को प्रेरित किया गया है। ठीक है, कि धार्मिक जीवन सबको बिताना चाहिए, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है। तो आप याद कौन कौन से रखेंगे? ये 13 नंबर याद रखेंगे, 11 नंबर याद रखेंगे, 10वां नंबर याद रखेंगे, 7वां 8वां याद रखेंगे और 3rd याद रखेंगे। ठीक है, और फर्स्ट वाला भी आप अपने दिमाग में थोड़ा सा रखिएगा, बाकी आप देख लीजिएगा। ठीक है, अब बात करेंगे अशोक के स्तंभ लेखों की तो गाइस जो अशोक के स्तंभ लेख हैं उनकी संख्या है 7। ठीक है, अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या कितनी है? 7 है। ठीक है, और वो जो अशोक के स्तंभ लेखों की जो जगह है जहां पर मिले हैं वो टोटल 6 जगह पर मिले हैं। ठीक है, संख्या 7 है लेकिन मिले 6 जगह पर है। ठीक है, तो टोटल 6 स्थलों का नाम देख लेते हैं। देखिए फर्स्ट जो स्तंभ लेख है वो दिल्ली या टोपरा में मिला है। ठीक है, जो मिला तो टोपरा में था लेकिन फिरोज शाह, ठीक है, फिरोज शाह इसे दिल्ली ले आया था। ठीक है, तो बात करेंगे टोपरा के अभिलेख की तो इसको बोला क्या जाता है? दिल्ली टोपरा अभिलेख बोला जाता है, दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख। ठीक है, जो टोपरा में मिला था और फिरोज शाह इसको बाद में दिल्ली ले आया था। अब बात करेंगे दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख की बात करेंगे तो गाइस जो ये पहले मेरठ में था। ठीक है, जो दिल्ली मेरठ स्तंभ है वो पहले मेरठ में था लेकिन वो बाद में फिरोज शाह के द्वारा, ठीक है, फिरोज शाह के द्वारा ही ये मेरठ से दिल्ली ले आया गया। ठीक है, तो ये भी आप याद रखेंगे। फिर लौरिया अरेराज की बात करेंगे। ठीक है, लौरिया अरेराज ये चंपारण में है और चंपारण कहाँ है गाइस? बिहार में है। बस आप इसमें कुछ ज्यादा पूछा नहीं गया है।
बात करेंगे प्रयाग स्तंभ लेख की, तो ये भी आप याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है कि जो प्रयाग स्तंभ लेख है वो कौशाम्बी में, ठीक है, कौशाम्बी में मिला था। और अकबर आप समझ रहे हैं ना मैं कितने बात की बात कर रही हूँ, मुगल साम्राज्य की बात कर रही हूँ, ठीक है। तो उस समय अकबर इसको कौशाम्बी से उठाकर अपने इलाहाबाद वाले किले में ले आता है, ठीक है। ये स्तंभ लेख को पूरा उठा के कौशाम्बी से अपने इलाहाबाद वाले किले में ले आता है। तो ये स्तंभ है प्रयाग स्तंभ, ठीक है, प्रयाग स्तंभ लेख। बात करेंगे रामपुरवा और लौरिय नंदनगढ़, तो इनके बारे में कुछ भी इम्पोर्टेंट मिलता नहीं है, तो इसको आप ऐसे ही बस नाम याद रखिए, ठीक है। अब इनके थोड़े से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, थोड़े पॉइंट्स हैं, ये आप देख लीजिए। देखिए जो कौशाम्बी अभिलेख है, ठीक है, कौशाम्बी अभिलेख को रानी का अभिलेख भी कहते हैं, ठीक है। ये जितने भी हमारे पॉइंट्स हैं ये एग्जाम्स में आ चुके हैं लास्ट ईयर क्वेश्चंस के रूप में, ठीक है। तो आप इन्हें एक बार ध्यान रखिए, क्योंकि ज्यादातर क्या होता है कि लास्ट ईयर क्वेश्चन भी रिपीट होते हैं। तो मैं एंड में वीडियो के कुछ ऐसे पॉइंट्स लाती हूँ जो हमेशा लास्ट ईयर आ चुके होते हैं, ठीक है गाइस। तो बात करेंगे कौशाम्बी अभिलेख की। ये जो कौशाम्बी अभिलेख है इसको बोला जाता है रानी का अभिलेख, ठीक है। बात करेंगे सबसे छोटा अभिलेख, तो जो सबसे छोटा अभिलेख है वो है रुम्मनदेही अभिलेख, ठीक है गाइस। रुम्मनदेही अभिलेख जो है वो सबसे छोटा अभिलेख है। और बात करेंगे अगर सबसे बड़े अभिलेख की, तो जो सबसे बड़ा अभिलेख है, सबसे लंबा अभिलेख है जो, वो है 7वां अभिलेख, ठीक है। अब बात करेंगे मंत्री और पुरोहित की नियुक्ति की, तो गाइस जो मंत्री और पुरोहित, ठीक है, इनकी जो नियुक्ति होती थी उसे बोला जाता था उपधा परीक्षण। ये एक परीक्षण होता था, इस परीक्षण के द्वारा ही मंत्री और जो पुरोहित होते थे उनकी नियुक्ति होती थी, ठीक है। और इनका जो टेस्ट होता था इसको बोला जाता था उपधा परीक्षण, ठीक है गाइस। तो ये भी याद रखेंगे। लघु स्तंभ लेख भी मिले हैं कुछ, वो लघु स्तंभ लेख हैं। देखिए सांची का और प्रयाग और सारनाथ, ये तीन जो स्तंभ लेख है, सांची का स्तंभ लेख, प्रयाग स्तंभ लेख और सारनाथ स्तंभ लेख, ये तीनों ही लघु स्तंभ लेख हैं, ठीक है गाइस। तो ये याद रखिएगा। सभी अभिलेखों को अर्धमागधी प्राकृत में लिखा गया है, ठीक है। सभी जितने भी अभिलेख मिले हैं उन्हें अर्धमागधी प्राकृत में लिखा गया है, ठीक है। ये भी आप पूछा गया है, ठीक है, आप इसको भी याद रखेंगे कि कौन सी मागधी है, तो मतलब कौन सी भाषा है, तो अर्धमागधी प्राकृत है। ये प्राकृत के बारे में मैंने आपको यहाँ पर भी बताया है, देखिए, ठीक है, ये आ चुका है लेकिन क्वेश्चन, ठीक है। अब बात करेंगे प्रभावित करने वाली पत्नी जो थी, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि अशोक को, ठीक है, सम्राट अशोक को प्रभावित करने वाली या सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाली पत्नी कौन सी थी, तो उसका नाम था कारुवाकी, ठीक है। कारुवाकी जो पत्नी थी वो अशोक को सबसे ज्यादा प्रभावित करी थी, ठीक है। बात करेंगे अब हम लोग अशोक के उत्तराधिकारी की, तो क्वेश्चन पूछा गया था कि अशोक का उत्तराधिकारी कौन था, तो जो कुणाल था वो अशोक का उत्तराधिकारी था, ठीक है। अशोक का उत्तराधिकारी कुणाल था। पाटलिपुत्र में अशोक का कोई भी शिलालेख नहीं मिला है, ठीक है। पाटलिपुत्र में अशोक का कोई भी शिलालेख नहीं मिला है। तो क्वेश्चन आता है कि ऐसी कौन सी जगह है जहां पर कोई भी शिलालेख नहीं मिला है, और आपको 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे। तो जहां पाटलिपुत्र आप देखें वहीं पर ही तुरंत टिक मारिए, ठीक है। तो पाटलिपुत्र में कोई अभिलेख नहीं मिला है। उत्तरांचल के कालसी में भी एक अभिलेख मिला है, ठीक है। उत्तरांचल के कालसी में एक शिलालेख मिला है, ठीक है। शिलालेख कहाँ मिला है? उत्तरांचल के काशी में, ये सबसे बाद में मिला है, लेकिन क्वेश्चन आ चुका है। उसके बाद बात करेंगे अशोक के समकालीन राजा की। तो जो अशोक के समकालीन मिस्र का राजा था उसका नाम था तुर्मय, ठीक है। तुर्मय राजा था अशोक के समकालीन मिस्र का, ठीक है। ये भी पूछा गया है कि अशोक के समकालीन मिस्र का राजा कौन सा था, तो वो था तुर्मय।
या फिर तुर्मे कहाँ का राजा था अशोक के समकालीन, तो आप बताएंगे मिस्र का। ठीक है, तो ऐसे घुमा फिरा के क्वेश्चन आते रहते हैं। बात करेंगे द्विभाषाई अभिलेख की, तो जो द्विभाषाई अभिलेख है, जैसा कि 4 भाषाएं थी, ठीक है, ब्राह्मी, आर्मेनिक, ठीक है, उनके बारे में जो मैंने आपको बताया था, ब्राह्मी, खरोष्टी, आर्माइक एंड ग्रीक। ठीक है, तो जो 2 भाषाओं में अभिलेख मिला है वो कहाँ मिला है, वो मिला है हम लोगों को सार-ए-कूना। ठीक है, अभिलेख का नाम है सार-ए-कूना। ठीक है, और ये मिला है कंधार। ठीक है, कंधार में मिला है। गाइस कंधार बोलते थे अफगानिस्तान को। ठीक है, अफगानिस्तान को बोलते थे। तो यहाँ पर 2 भाषाएं अभिलेख मिले। 2 भाषाएं अभिलेख इसलिए मिले हैं क्योंकि जो वहाँ की भाषा थी वो थी आर्माइक, और यहाँ की जो भाषा थी वो थी ब्राह्मी। ठीक है, तो उसी से मिलती जुलती भाषा, ग्रीक और आर्माइक से मिलती जुलती भाषा यहाँ पर मिली है। ठीक है, वो है सार-ए-कूना का अभिलेख जो कंधार में मिला है। ठीक है, और जो राजकीय भूमि थी उसको, राजकीय भूमि जो होती थी उससे जो प्राप्त होती थी आय, उसको सीता बोला जाता था। ठीक है, क्या बोला जाता था उस समय, राजकीय भूमि से जो आय प्राप्त होती थी उसको सीता बोला जाता था। ठीक है गाइस, तो यहाँ पर हम लोगों का अशोक के बारे में, अभिलेखों के बारे में जो टॉपिक थे वो तो हम लोगों के कंप्लीट होते हैं, लेकिन अभी इससे रिलेटेड बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो बताना बाकी है। ठीक है, तो गाइज अगर मैं उन्हें ज़रूरी समझूंगी बताना, तो मैं अपने दोबारा अशोक के बारे में ही वीडियो लाऊंगी कि इनके राज्य में किसको क्या बोला जाता था। ठीक है, जैसे अशोक के राज्य में किस अधिकारी को, किस नगर आयुक्त को, या फिर जो सेना नायक था उन सबको, ऐसे वगैरह कई तरह के लोग हैं उनको क्या बोला जाता था। वैसे ही छोटी छोटी बुक्स में भी लिखा रहता है, जैसे लूसेंट वगैरह है, इनमें ये सब पॉइंट्स लिखे हैं। अगर मैं जरूरी समझूंगी आगे तो वो लाऊंगी, वरना आप इसको तो नॉर्मल कहीं से भी कवर कर सकते हैं। लेकिन ये जो मेरे पॉइंट्स हैं ये जल्दी कहीं बुक में नहीं मिलते हैं, मैं बहुत ही अपने नोट्स से भी और कई जगह से कवर करके ये टॉपिक्स लाती हूँ। ठीक है गाइस, तो गाइस यहाँ पर ये वीडियो समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो गाइस इसे लाइक करिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा अगर आप मेरे चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।